अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। बहुत सारे कानूनी मामलात हैं जो कि इस वक्त वंस अगेन बहुत ज़बान ज़दे आम हैं, उनके ऊपर हम आज इंशाल्लाह तफसीली बात करेंगे और गौर ख़ौस करेंगे। फिर साथ साथ पार्लियामान का भी जो मामला है वहाँ पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी फैसला आ चुका है क्योंकि जो भी मामला बना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अब खबरें आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो रिजर्व सीट्स थी PTI को जो या सुन्नी इत्तेहाद को जो क्लेम कर रही थी कि वो हमारी हैं, उसके हवाले से इत्तलात ये हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन भी जल्द ही जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दे। लेकिन उसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है उसके ऊपर हुकूमत वक्त इतनी खुश नज़र नहीं आई, और ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं लॉ मिनिस्टर, उनके रिमार्क से भी बड़ा वाज़ेह है। फिर नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया हुकूमत की दी हुई रिपोर्ट के ऊपर, जहाँ हुकूमत के अपने वज़रा अपनी हुकूमत से शिकायत का अंबार एक गिराते हुए नज़र आए। और हमारे प्रोग्राम पे भी हमने, जैसे आप सब ने देखा भी है कि चाहे वो जावेद लतीफ़ साहब हों, चाहे वो हनीफ अब्बासी हों, हर किसी ने अपना अपना डिसेंटिंग नोट दिया है ओवर आर प्रोग्राम्स, मतलब जो हमारे लास्ट जो गुज़िश्ता वीक्स में हुए हैं इस पूरी रिपोर्ट्स और फाइंडिंग्स के बाद। अब हम देख रहे हैं कि इवन सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर अपने रिमार्क्स और अपने डिसेंटिंग नोट्स नन अदर दैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर बात करते हैं, इन दोनों कानूनी मामलात के ऊपर जो फ़िलहाल नुकात हैं वो देखते चलिएगा। सबसे पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, दीगर जमातों को देने का जो फैसला है वो मुअत्तल हो गया है, और इसके ऊपर एविडेंटली द गवर्नमेंट इज़ अपसेट, स्पेशली द PMLA। इलेक्शन कमीशन ने मार्च में कहा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो काउंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हासिल करने की अहल नहीं है, ये बात हुई थी। इसका ये पस मंज़र है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। आज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये एक बड़ी, बल्कि एक लीगली स्पीकिंग PTI के लिए ये जीत है, जिसको वो क्लेम भी कर रहे हैं। आज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए, क्या ज़्यादा नशिस्तें बांटना तनासुब के उसूल के ख़िलाफ़ नहीं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 51 की तशरीह के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा भी की। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर, अब ये वो नाजरीन डिसेंटिंग नोट है जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के मुताल्लिक आज के अबूरी हुक्म पर इजहार तशवीश। ये आइनी तशरीह का मामला है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच के मामले की समाअत करना मौजू होता, मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। फिर नाजरीन, इसी तसलसल में सुप्रीम कोर्ट के जो फैज़ाबाद के हवाले से, फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन हैं वो भी बहुत मायने खेज़ हैं। एग्जैक्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किन अल्फाज में उसको 9 मई से भी लिंक किया है, और 9 मई इज़ जस्ट आई थिंक 3 डेज़ अवे, जब हम बात कर रहे हैं एनिवर्सरी है जी 9 मई की। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट है वो मुस्तरद की है, और ये भी बड़ी एक टेलिंग इटसेल्फ स्टोरी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन का काम इंक्वायरी करना था जो नज़र नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा ये कैसी रिपोर्ट है, हमारा वक्त क्यों ज़ाया किया। इंक्वायरी कमीशन ने कोई फाइंडिंग नहीं दी, ना ही मुल्क को होने वाले नुकसान पर कुछ लिखा। शहादतों और सबूतों के सामने लाना कमीशन का काम था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने कमीशन को बताया कि दहशत गर्दों की माली मुआवनत के मामलात देखना ISI की जिम्मेदारी ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं थी तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है। दौरान समाअत फैज़ाबाद धरना कमीशन मेंबरान में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। कमीशन वालों को किस बात का डर था? जस्टिस नईम अख्तर अफगान। कमीशन वालों ने अपना नज़ला पंजाब वालों पर गिराया, जस्टिस इरफान सादत ने यह ऑब्जर्व किया। कमीशन ने ये कहीं नहीं लिखा, कमीशन में ये कहीं नहीं लिखा कि मुज़ाहिरीन ने कुछ गलत किया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। फैज़ाबाद धरना
फैसले पर अमल कर लेते तो शायद 9 मई ना होता। चीफ जस्टिस काजी फैजी था। कमीशन के सामने फैज़ हमीद ने बयान दिया कि उनका कोई किरदार नहीं और फैज़ हमीद का बयान को उन्होंने मान लिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस वो ताकतवर थे, इसलिए उनके बयान को मान लिया। फैज़ हमीद से अब कैसे पूछा जाए कि उन्होंने सही किया या गलत? चीफ जस्टिस ने ये सवाल उठाया। चीफ जस्टिस का कहना कि हमने कमीशन रिपोर्ट की अभी तौसीक नहीं की, सरकार की मर्जी है रिपोर्ट पब्लिक करे या ना करे। नाजरीन, ये पूरा मामला है, इसके ऊपर फौरी तौर पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ जो बड़ी इसमें लर्नड लीगल आरा है वो भी शामिल गुफ्तगू रहेगी, और ऑफ कोर्स द पॉलिटिकल डिसेंट ऑन द इंटायर मैटर टू, क्योंकि इसी के साथ क्लब करता हुआ मामला है वीट क्राइसिस का भी, जो कि हुकूमत के लिए खासा हो सकता है कि बबाले जान बन जाए। आज वैसे एक्सपेक्टेड था कि जो प्राइम मिनिस्टर ने इस पर इंक्वायरी एक कमेटी तश्कील दी थी, उन्होंने फाइंडिंग्स बतानी थी पीएम को। अभी तक इसके ऊपर कोई इतला नहीं आई है। सो फार नो फाइंडिंग्स हैव बीन प्लेस्ड बिफोर द प्राइम मिनिस्टर। तो मैं फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ जाऊँगी। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब दानियाल अजीज़ साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। तमाम मामले पे माशाल्लाह बहुत आजकल एक अहम और अपने बेबाक जो व्यूज़ हैं उनके लिए दानियाल साहब जो हैं इज़ वेरी वेल नोन। वेरी वार्म वेलकम दानियाल साहब। नईम हैदर पंजोता साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप काउंसिल भी हैं, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन भी हैं, एंड ऑफ कोर्स हैज़ आल्सो कंटेस्टेड द इलेक्शन ऑन पीटीआई टिकट। वेरी वार्म वेलकम आपको भी नईम साहब। निहाल हाशमी साहब नाजरीन मुझे शॉर्टली ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट, और उनसे भी ये तमाम तर जो कानूनी मामला है वो हम जानेंगे। तो बात का आगाज़ लेकिन ये कि दानियाल साहब आपसे मैं करना चाहूँगी, ये बड़ा अहम मामला है। अभी निहाल साहब वंस ही जॉइंस अस, मैं समझती हूँ कि एक ऐसा टाइम था जब आप लोग यू वर प्रॉबेबली सेलिंग इन द सेम बोट। अब बहुत कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल है हुकूमत के लिए। क्या इनमें से कोई मुश्किल चीज़ कोई पैदा कर सकती है? क्योंकि फैज़ाबाद कमीशन की रिपोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट खासी नाला है, आपने रिमार्क सुन लिए, और अब जो वीट क्राइसिस है उसके ऊपर भी हुकूमत मुसलसल उसी निगरान हुकूमत पे जो है वो बलवा डाल रहे हैं, जो कि कहते हैं कि हमने तो बहुत आउट ऑफ द वे फैसिलिटेट किया मियाँ साहब को। जी बहुत मेहरबानी शो में बुलाने का, और आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया जिसमें सारी समअप कर दी चीज़ें जो इस वक्त करंट न्यूज़ हैं। इसमें जो आपका पहला सवाल है उसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें इसमें कोई इतनी ज़्यादा साइंसी तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और फैज़ाबाद में क्या हुआ और 9 मई को क्या हुआ, और उससे पहले भी जो होता रहा, चाहे वो धरने की शक्ल में होता रहा, चाहे वो लॉकडाउन्स की शक्ल में होता रहा, कि कौन क्या कर रहा था। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये पाबंदी है कि उन्होंने कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक चलना है, इसलिए उनको एविडेंस तो चाहिए। तो ये बात जो ज़द-ए-आम ज़ुबान पे है वो अपनी जगह है, लेकिन उनको एक प्रॉपर वे में चलना है। तो मुझे खुशी हुई है आपकी ये तबसरा सुन के और उनकी हरकत देख के कि ये उस तरफ लगता है कि चल रहे हैं। अब वल्ले आलम बीच में आके क्या होता है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि पाकिस्तान में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड होता है। पहले तो बहुत दिखाते हैं कि जी अभी हम पाकिस्तान को सीधा करने लगे, और फिर हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद पता चलता है कि वो बिल्कुल जो है ना एक और रुख ले जाते हैं। तो उसके बारे में पता यार ये कमेंट है, उसमें कानून का बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल मीन मेख निकाली जा रही है, कभी इस तरह से कान पकड़ लें, कभी इस तरह से कान पकड़ लें। बेसिकली ये डिनाइल की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनूवर्स हैं जो कि एक्सप्लिसिटली आपसे एक सवाल पूछती हूं, जो एक हकीकत को डिनाई कर रहे हैं। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ जो गंदम के हवाले से है। उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में मेरी जिम्मेदारी बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब समेत लगाई गई थी कि इसी तरह के गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी करें, और हमने एक भरपूर इंक्वायरी की जिसमें मुकम्मल तौर पर हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि किसने क्या किरदार अदा किया और कैसे पाकिस्तान का नुकसान हुआ, जो कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। किसने किरदार अदा किया था उस वक्त? वो रिपोर्ट ही सुला दी गई। और इस वक्त भी आप देखना अगर यही आपके तो नॉलेज में है, क्योंकि आपकी और बैरिस्टर साहब की जिम्मेदारी थी, बिल्कुल उसमें किसने किरदार अदा किया था? उसमें सारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, काबीना इन्वॉल्व थी 2013 सेक्रेटरीज इन्वॉल्व थे, एफबीआर इन्वॉल्व थी, आपकी ये जो फाइटो सैनिटरी अदारे हैं ये सारे इन्वॉल्व थे।
आपके कस्टम्स वाले इन्वॉल्व थे, और सियासी गो अहेड किसने दिया था? सियासी गो अहेड तो जाहिर बात है उस वक्त की हुकूमत ने दिया था। ये तो बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं पीएमएलएन। मैं कह रहा हूँ आपको याद होना चाहिए कि पहले भी एक PL 480 के हवाले से सईद शेख साहब थे जो अमेरिका में क़याम थे, और वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। वो नवाज शरीफ की पिछली हुकूमतों की बात है। जी, ये जो बात है ये मैं 2013 से 18 तक वाली हुकूमत है उसकी बात कर रहा हूँ, और ये जो अभी हो रहा है ये आपके सामने है। आप मुझे ये बात बताएं 1 मिनट के लिए कि ये केयर टेकर्स के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। उसकी वजह ये है कि पहली शिप जो है वो तकरीबन सितंबर के पहले हफ्ते में पहुंच गई थी पाकिस्तान 50,000 टन की, और अगर यही सूरत हाल है तो अगर पहली सितंबर को ये कह रहे हैं कि कैबिनेट के पेपर्स दिखा रहे हैं कि फैसला किया केयर टेकर गवर्नमेंट में, तो इसका मतलब है वो शिप तो उससे पहले सारी तय हो चुकी थी, क्योंकि कम से कम 20-25 दिन लगते हैं उसको यहाँ पर पहुँचने में। तो 14 अगस्त को तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने, फिर मेरे पास वो भी शवाहिद हैं कि जुलाई में क्या क्या फैसले हुए हैं, और जुलाई के पहले हफ्ते में जो हुकूमत की डिस्कशंस हुई हैं वो भी सारी जो है जुलाई एज एन 2023 जब अभी तक नून लीग की हुकूमत। तो फिर आप मुझे बताएं कि ये दाल में आपके पास पेपर्स मौजूद हैं, और मुझे इस बात पे थोड़ा सा वो है क्योंकि उस वक्त तो आप PMLN में थे और आप मतलब बड़ा एक अहम हिस्सा थे PMLN का, आपकी सेहत भी ख़राब थी और एक ट्रैजिक एक्सीडेंट से आप गुजरे। वेरी हैप्पी टू सी कि अल्लाह ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दी, लेकिन ये कि उस वक्त आपको कोई रिपोर्ट्स भी पहुंचाई गई थी? नहीं, मैंने तहकीकात की हैं। अब उस वक्त तो मैं अस्पतालों में था, मेरे मुख्तलिफ ऑपरेशंस हो रहे थे, जाहिर बात है तो मैं इनकैपेसिटेटेड था। लेकिन ये है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे पास तहकीकात की कुव्वत नहीं है, मैंने की है तहकीकात, मेरे पास है चीज़ें। ये तो बहुत अहम और आप ये देखें जो एक ये एंड है, शुरू है, जो एंड का एंड है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि फरवरी 28 तक जो केयर टेकर हुकूमत है उन्होंने बैन लगा दिया था कि इसके बाद आप नहीं मंगवाएंगे। तो इस हुकूमत के आने के बाद मार्च 31 तक एडवांस किया जाता है डेट, और उसमें गंदम की कटाई सिंध में शुरू हो चुकी थी, और सबसे ज्यादा जो गंदम आई है, सबसे ज्यादा जो आई है किसी भी महीने में, वो मार्च के महीने में आई है, जब ये हुकूमत के दौरान। तो फिर अब ये कैसे मतलब उसको ये कैसे हाथ धो सकते हैं उसमें से? तो ये मुकम्मल तौर पे मुलव्वस हैं जी। और एक और मैं आपको बात बताता चलूँ जो सबसे संगीन मामला है, कि जब आपने गंदम मंगवा ली और वो कराची पोर्ट पे पहुंच गई और आपको पता कि ये इंतहाई सस्ती है मुकाबल के आपकी मार्केट में क्या रेट है, तो फिर जो स्टॉक्स थे पास्को के पास, उनको चाहिए था कि दरवाजे खोल देते ताकि वो शिप पहुंचने से पहले कीमत नीचे आ जाती, लेकिन उन्होंने रोके रखा, उस तरह से नहीं रिलीज किया कि कीमत नीचे आए, ताकि वो जो शिप आई सस्ती उसको अच्छी तरह मुनाफा मिल जाए। तो वो ये हरकत भी है बीच में। अब ये इंक्वायरी, एक मिनट, ये इंक्वायरी रिपोर्ट जरा आने दें, फिर इसका कथा चट्टा निकालेंगे। अच्छा, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, फिर मैं अब ये भी सवाल अब चलाएंगे प्रोग्राम में, निहाल साहब हमें ज्वाइन करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि फिर तवक्को क्या रखी जाए इस तरह की, अगर आप कह रहे हैं कि रिपीट ऑफेंडर्स भी हैं और यही पार्टी ऐसे करती रही है। नईम साहब, आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप इस पे सियासी जो है वो अपनी नुक्ताचीनी करेंगे, हक भी है भाई, आप अपोजिशन है, लेकिन आपके टाइम पे भी तो नहीं हुआ था गंदम स्कैंडल और फिर वो चीनी स्कैंडल, बहुत कुछ हुआ था, और उसके ऊपर भी कहते हैं PTI भी कोई मतलब शायद आप लोग भी कोई हैबिचुअल ऑफेंडर्स तो नहीं बन जाएंगे अगली दफ़ा आपकी गवर्नमेंट आएगी, फिर वही रिपीट टेलीकास्ट होगा जैसे दानियाल साहब की जो साबका पार्टी ये करती थी। देखिए, पहली बात तो ये है, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे दावत दी, मैं आया। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में या किसी दौर में भी कोई अगर जुर्म सरजद हुआ है तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई का ज़रूर कहेंगे। सेकंड बात ये कि इस वक्त जो है किसान अपना पुरअमन एहतजाज कर रहा है, वो हक मांग रहा है कि मेरी गंदम जो है, मैंने ये फसल लगाया है और उसकी एक सरकारी कीमत अदा की, जो में से गालिबन एहतजाजी मार्च भी शुरू हो रहा है, एहतजाजी मार्च, कि मैंने एक अपना फसल लगाया है, उसका आपने एक सरकारी रेट दिया है 3900, जो कि पिछले साल भी 3900 था। तो इस टाइम के ऊपर जो, क्योंकि अखराजात आप देखें ना कि एक साल के अंदर तेल की कीमतें कहाँ चली गई, खाद की कीमतें कहाँ, आज 14-15 हज़ार का ब्लैक में भी DAP मिल रहा है, और सोना यूरिया जो रेट है वो 6000 में मिल रहा है फी बोरी जो है, और 2 बोरियां 1 एकड़ में डलती हैं। इसी तरह से एक बोरी जो है वो DAP की डलती है। सही। और अगर सारी कॉस्ट लगाएं तो 90,000 से ज्यादा कॉस्ट बनती है जो 1 एकड़ पे खर्चा होता है, और 1,90,000 टोटल बनता है, जिसमें आप ऐड करें कि उस जमीन का जो रेंट है, जो वैल्यू है, जो ठेका है, उस ठेके को मिलाकर 190 बनता है। तो 190 जब 1 एकड़ के ऊपर वो सारी कॉस्ट बन रही है, और अगर वो जमींदार 3000 मन के हिसाब से गंदम बेचेगा
और 40 मन 1 एकड़ में गंदम निकलेगी तो वो 1,20,000 बनता है। 70,000 का नुकसान आपको 1 एकड़ के ऊपर आप उस किसान को दे रहे हैं। तो वो अपना हक रखते हैं, वो एहतजाज करें। यहाँ पर फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करो, गिरफ्तार कर लो। PTI का झंडा उठाओ, गिरफ्तार कर लो। पाकिस्तान का झंडा उठाओ, गिरफ्तार कर लो। कोई अपना आईनी हक मांगने के लिए निकले तो आप उसे उठा के अंदर डाल दो। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहती हूँ, बल्कि अच्छा है हम शायद उन स्लाइड्स पे भी आ जाएंगे जो कि हमने इब्तिदा में चलाई, क्योंकि कानूनी मामला चल रहे हैं। सुनिएगा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस हवाले से क्या कहा, और एहतजाज होना चाहिए, उसमें इंतशार का अंसर नहीं होना चाहिए। ये सुनिएगा नईम साहब, आपकी जमात के हवाले से ऑब्जर्वेशन। Thing that we wait for another 9th May to happen. If you had been vigilant enough and acted upon it, probably 9th May would not have happened. उन्होंने कहा अगर विजिलेंस होती तो 9 मई ना होता, और अगर ये फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पे अमल दरामद हो जाता, जिसके लिए कहते हैं कि PTI ने एक्चुअली जो रेफरेंस वगैरह बनाया था और जो आपने आड़े हाथों लिया था प्रेजेंट चीफ जस्टिस को, वो था ही इसी वजह से क्योंकि उन्होंने फैज़ाबाद के ऊपर फैसला वर्डिक्ट दिया था। देखिए काजी फायज ईसा साहब ने, वो कहते हैं वो उसको लिंक कर रहे हैं 9 मई से। देखें, पहली बात तो यह है कि काजी फायज ईसा साहब अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज पहले ही कर चुके हैं। मुख्तलिफ समातें हुई, मुख्तलिफ समातों के अंदर अगर आप देखें तो किस तरह से उनके रिमार्क्स हमेशा आए हैं। अगर आप दरखास्तें देखें तो 20 के करीब ऐसी दरखास्तें हैं जो अभी तक हमारी समात के लिए मुख्तलिफ फिक्स ही नहीं हुई। मैं अभी आप मेरे जेब में वो लिस्ट पूरी मौजूद है, मैं आपके सामने रख सकता हूँ। जो आपने दरख्वास्त की है चीफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल 9 मई के ऊपर हमने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाए, तो आज तक क्यों नहीं बनाया गया? एक बंदा जो खुद ये कह रहा है कि वाकई PTI का कसूर है या 9 मई जो है इन्होंने किया है, या ऐसा क्यों होना था अगर फैज़ाबाद धरने के ऊपर ये सारा मामला कंट्रोल कर लिए, यानी कि वो क्लियर कर रहे हैं कि वाकई जी ये मतलब जो है ना ये हुआ है। आप ये देखें कि इतने ज्यादा लोग, आज ही आपको उन्होंने मखसूस नशिस्तों पे इतना हैप्पी फैसला दिया है। नहीं, उन्होंने नहीं दिया, काजी फायज साहब नहीं थे, काजी फायज साहब उसमें नहीं थे, और वो होते तो शायद फिर और रिमार्क्स नहीं मिलता आपको ये। जी, फिर किधर आना था। अरे और आप देख लें कि 9 मई देखें ये महीना चल रहा है। हाँ। उस वक्त देखें कि इतनी फोर्स वहाँ पर मौजूद होती है। आप जाएं वहाँ पर लिबर्टी जो है चौक, और जिस जगह के ऊपर ये सारा मामला कोर कमांडर, आप जाएं तो वहाँ पर एहलकार खड़े होते हैं। तो पहले से ही क्यों नहीं रेजिस्टेंस की गई? अब आप पुरअमन एहतजाज के लिए यहाँ पर निकलें तो आपको उठा लिया जाएगा बख्तरबंद गाड़ियाँ। मैं एक भेरा छोटा सा शहर, मैं वहाँ पर पुरअमन एहतजाज के लिए हमेशा निकलता हूँ। वहाँ पर गाड़ियाँ पहले ही उस चौक में पहुँच जाती हैं। क्यों पहुँच जाती हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज जो है वो हो, किसी को हक नहीं है। निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट। वेरी वार्म वेलकम आपको भी निहाल साहब। मैं आपकी तरफ आती हूँ। दानियाल अजीज साहब और नईम पंजोता साहब, दानियाल साहब तो अपना इज़हार ख्याल कर चुके हैं पहली मरतबा, अभी नईम साहब की आप बात सुनिएगा। गंदम स्कैंडल के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ किया है अभी दानियाल अजीज साहब ने, आपके फॉर्मर कॉलीग हैं, बट आई गो टू नईम साहब। नईम साहब अभी अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर आप। तो मैं यही कह रहा था कि उस 9 मई को ये बाकायदा तौर पर प्लान किया गया। मैं शुक्र अल्लाह ताला का अदा करता हूं। मैं समझ गई, आप कह रहे हैं वहां पर इंस्टॉलेशंस पे ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। आप सही कह रहे हैं कि वहां पर अगर कोई नफरी नहीं है या कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इतनी आसानी से एक मॉब कैसे चला गया? दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल। और उसकी कोर कमांडर हाउस की जो दीवारें हैं, हाँ, वो बिल्कुल ठीक हैं, अंदर आग लगी, बाहर दीवारें बिल्कुल ठीक हैं। अब हम इसलिए कह रहे थे कि वहां पर CCTV कैमरे लगे हुए थे, वो किसी ने उतार लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं खान साहब के साथ मौजूद था जब हमला किया गया, जब वहां पर शीशे तोड़े गए, जब डंडे मुझे भी मारे गए और लोगों को भी मारे गए। तो उस वक्त जो है जो CCTV कैमरे लगे हुए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या जवाब देंगे कि वो कैमरे किसने उतारे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी शुरू करूंगा और मैं बिल्कुल डायरेक्शन दे रहा हूं। जो मॉब था, जो अवाम का वो हुजूम था, जो उनको तो किया ना आपने, वर्गलाया। बात ये है कि और वो CCTV फुटेजेस तो कई जगह मौजूद नहीं है, आपके जो रहनुमा कह रहे हैं और जो तकारीर कर रहे हैं। आज भी देखें ना, अगर पुरअमन एहतजाज होता है तो लोग निकलते हैं, और लोग निकलते हैं अगर किसी जगह के ऊपर गलत होता है। आपने इमरान खान साहब वहां पर जमानत करवाने के लिए हाई कोर्ट में गए, और जिस तरह आप कॉलर से पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, उन्होंने पुरअमन एहतजाज करना था। सही, तफ्तीश का मुतालबा तो गलत नहीं है। निहाल साहब जवाब फरमाइए। 9 मई के हवाले से आपकी जमात ने, PMLN ने हमेशा से कहा है कि ये वो पार्टी है जिसने 9 मई किया। सियासी तौर पर भी आपने इनको बहुत रगड़ा लगाया उसके ऊपर। वो कहते हैं हमारे लोग शहीद हुए, शहादतें अमवात उनकी हुई हैं जिनकी कोई FIR भी नहीं है। और दानियाल अजीज साहब अभी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 2013 में जो मियाँ साहब की हुकूमत थी तब भी इसी तरह गंदम के मामले पर PMLN ने बाकायदा सिटिंग गवर्नमेंट ने हेर फेर की थी। और दानियाल साहब कह रहे हैं कि मैं और बैरिस्टर जफरुल्लाह जो है वो हम लोग रिस्पॉन्सिबल थे कि उस वक्त जो कमीशन बनाया जाए उसकी फाइंडिंग्स हों, लेकिन वो भी जो है वो जिसे कहते हैं ना रफा दफा कर दिया गया।
अंडर द कारपेट उसको रख दिया गया, उस वक्त की भी फाइंडिंग्स को। तो वो कह रहे हैं PMLN, तो उन्होंने रिपीटेड ऑफेंडर का वर्ड यूज किया है दानियाल साहब ने गंदम स्कैंडल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले दानियाल साहब के कमेंट्स पे बात करूं या पंचोता साहब के। मैं बहरहाल पंचोता साहब की बात पे शुरू हो जाता हूं, क्योंकि ये जिंदगी और मौत की बातें कर रहे हैं, हलाकत की बात कर रहे हैं, शहादत की बात कर रहे हैं। एक तो हमने अब पाकिस्तान में कोई इंतकाल नहीं होता है, किसी को मौत नहीं आती है, कोई अल्लाह को प्यारा नहीं होता, डायरेक्ट हम शहादत का डिग्री बांटने लगते हैं। ये मेरे समझ से गलत है। ये कुरान का एक फ्रेज है। अल्लाह ताला जैसे हम कहते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूँ अल्लाह की और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो उस टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होता है। अब तो ये निकल के हिंदुस्तान तक चला गया शहादत वाला लफ्ज़। तो हम इसमें बड़े मोहतात होना चाहिए हमें, हर किसी को, क्योंकि ये अल्लाह मियाँ का प्रोगेटिव है, इसको हम तो इस्तेमाल ना करें। अब रह गया 9 तारीख को क्या हुआ। जो कुछ 9 तारीख को हुआ उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। वही लोग जख्मी हुए या वही लोग पकड़े गए जो निकले, जो नहीं निकले वो नहीं पकड़े गए। जो गए किसी मोनामन को मिटाने वो पकड़े गए, जो गए किसी निशान को मिटाने या जहाज को तोड़ने वो पकड़े गए, जो गए कोर कमांडर के घर से मोर उठाने के लिए या उसके घर में उससे सामान उठाने के लिए कि ये हमारे पैसे से बना है वो पकड़े गए, जिन्होंने कहा कि आओ चल करके यहाँ पे हम बताएं कि आज पाकिस्तान की आवाम जो है इनको सीधा कर देगी, तो कोई और तो। और अब इसका इंतजार करना चाहिए। ट्रायल हो रहा है, ट्रायल में जो लोग बेकसूर होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा और जो लोग कसूरवार होंगे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा निहाल साहब, वो कह रहे हैं कि हमने तो ये इस्तदा की है ना सुप्रीम कोर्ट से कि जुडिशल कमीशन बना दें, तो क्या मसला है? मुज़ायका कोई नहीं होना चाहिए, यही लोग पकड़े जाएंगे कसूरवार हैं? इसका जवाब दीजिएगा। और दानियाल साहब की भी जो मैंने आपसे सवाल अर्ज किया है आफ्टर अ ब्रेक, क्योंकि मुझे ब्रेक का फौरी कहा जा रहा है। स्टे विद अस, मैं निहाल साहब का जवाब फिर देती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। जी निहाल साहब, आप जो फरमा रहे थे, अब आपने 9 मई के हवाले से तो खूब तबसरा किया। जुडिशल कमीशन का भी बता दें कि जुडिशल कमीशन बनाना क्या गलत डिमांड है PTI की? वो कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और ये गंदम स्कैंडल पर जो इतनी संगीन ऑब्जर्वेशंस हैं दानियाल साहब की, वो खुद कहते हैं मैं काबीना में बैठ के ये तमाम चीज़ें देखता रहा हूँ, इस पर भी प्लीज़ बताएं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि 9 मई के ऊपर जितने FIR कटे हैं और लोग जेलों में हैं और चार्जशीट फाइल हो रही है, तो इस तरह तो जितने भी पाकिस्तान में क्रिमिनल ऑफेंस होंगे उसमें सारे जो ऑफेंडर हैं वो कहेंगे कि जी आप एक करें, पहले जुडिशल कमीशन बना दें और उसके बाद देखें कि अगर हम हैं तो फिर आप हमारा ट्रायल करें वरना ना करें। सही है, तो आप हर कोई जुडिशल कमीशन के पीछे छुप जाएगा। हाँ, तो हर चीज जुडिशल कमीशन, तो फिर पाकिस्तान का हर कैदी कहेगा कि मेरे लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आप एविडेंस को, FIR को, फुटेजेस को साइड पे रखें, पहले जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि डकैती जो हुई थी ठीक हुई थी, गलत हुई थी, ये अगर मर्डर हुआ था ठीक हुआ था, गलत हुआ था, ये अगर कोई चीज छीन झपट्टा हुआ ये ठीक हुआ गलत हुआ, तो ये बेचकाना और बेवकूफाना बात है। इस तरह से तो सारे पाकिस्तान में सही हो गया, कट्टा खुल जाएगा, दरम भरम हो जाएगा, नया कट्टा खुल जाएगा। हाँ, तो ये चीज मुश्किल है। आप जाएं ट्रायल कोर्ट में जाएं, पाकिस्तान के ट्रायल कोर्ट, उनमें ओपन ट्रायल होता है। जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने अल्लाह पे छोड़ा और फिर देखा ओपन ट्रायल हुआ और वो जिसमें बरी होना था बरी हो गए। और जिन लोगों ने देखे, इमरान खान भी बातचीतों में आपको रिलीफ मिला, बहुत सारे लोगों को आपकी रिलीफ मिला है, बहुत सौ को नहीं मिला। सम आर वेटिंग फॉर दैट। तो वेट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, वेट फॉर द जुडिशियल सिस्टम। अब जो ब्रदर दानियाल साहब ने कहा है उनकी राय हो सकती है, मैं वहां नहीं था, मेरे इल्म में नहीं है, तो ना मैं उसको सेकंड कर सकता हूँ ना उसको मैं रद्द कर सकता हूँ। मगर इतना कह सकता हूँ जो मौजूदा गंदम बहरान है उसमें हमारी हुकूमत जब आई तो उस वक्त तो ये कटाई के फेज में आ चुका था। हमारी हुकूमत के दौर में इसकी बुआई नहीं हुई थी, ना हमारे हुकूमत के दौर में इसको इम्पोर्ट किया गया। ये इंटरिम गवर्नमेंट का दौर था।
अब हमारे लिए एक मुसीबत ये आ गई है, हम जो मसाइल से दो चार हैं वो ये है कि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी बहुत कम है और गंदम को ऐसे उठा के आप अड्रप नहीं रख सकते। उसके लिए एक स्टोरेज के पॉइंट बनाए जाते हैं, उसके लिए बहुत सारी जो पेस्टिसाइड दवाई होती है उसको प्रिक्योर किया जाता है, जगह को प्रिक्योर किया जाता है। जुम्मे से एहतजाजी मार्च हो रहा है किसानों का निहाल साहब, फिर ये आपके लिए हुकूमत के लिए वबाले जान तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि अगर मैं दानियाल साहब की बात, वो तो कह रहे हैं मैं इंक्वायरी करने वालों में था, उस इंक्वायरी रिपोर्ट को कारपेट के नीचे रख दिया गया ताकि वो मंजर आम पर ना आए। 2013 की जो गवर्नमेंट थी मियाँ साहब की, उस दौरान तो अभी भी क्या वो तवक्को रखी जाए? अगर ये किसान आ जाएंगे तो ये कोई वबाले जान तो नहीं बन जाएगा हुकूमत वक्त के लिए? देखिए, अभी हम 2013 को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ना मेरे इल्म है कि 2013 में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था और कौन लोग थे और कौन लोग नहीं थे। मगर एक बात मैं जरूर बता सकता हूँ कि अभी जो कुछ हुआ है वो मैं आई विटनेस हूँ कि इंटीरियम गवर्नमेंट ने इसे इंपोर्ट किया था। अभी जो हुआ है इसमें स्टोरेज की फैसिलिटी की बात है, मगर रेस्ट एश्योर कि जो पंजाब की हुकूमत है वो अपनी बेस्ट अफोर्ड कर रही है और वो इंगेज करने के लिए तैयार है। अच्छा, आप कहते हैं आप चश्मदीद गवाह हैं कि ये सारा कुछ निगरान हुकूमत ने ही किया है, उनका ही किया? ये हमारे देखिए, ये इसलिए मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि ये बुआई हमारे पास सामने नहीं हुई है, ना इंपोर्ट हमारे दौर में हुई है, ना ये मरियम नवाज साहब के हुकूमत में इंपोर्ट हुई है, ना इसके तखमीना लगाया गया था कि इस बार बम्पर क्रॉप हो रहा है। उन्होंने इंपोर्ट किया, उन्होंने स्टोर कर लिया। अब स्टोरेज फैसिलिटी की सारी बात है कि स्टोरेज फैसिलिटी का क्या हालात है। और फिर देखिए इस मुल्क की क्या बदकिस्मती है, सबसे ज्यादा गंदम हो रहा है बम्पर प्राइस, मगर जो एंड कंज्यूमर है हम और आप, हम जब रोटी खरीदते हैं तो महंगी खरीदते हैं, खरीदते हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जो बीच में बैठे हुए बाबू लोग या बीच में जो बैठे हुए थर्ड पार्टी या बीच में जो बैठे हुए मुनाफाखोर वो किसान को भी नुकसान पहुंचा रहे और पाकिस्तान के और पता नहीं किसको नवाजा जा रहा है। ये भी तो बदकिस्मती है ना निहाल साहब, इसके कोई ना कोई बेनिफिशियरीज भी तो होंगे ना जिनको इंपोर्ट करने की इजाजत दी। वो जो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत असर और रसूख रखने वाले, उनको अमीर से अमीर तर बनाया जा रहा है। उस पे तहकीकात हो रही है और इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा और आपके सामने आएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी डिफॉल्ट होगा, जो भी इसमें कल्प्रिट्स होगा, उसको हम टास्क पे लेंगे। और मैं बल्कि ये मामला आगे ले जाती हूँ, इसके ऊपर ये बात भी की जा रही है कि जब पीटीआई के दौर में गंदम और चीनी स्कैंडल हुआ था, आप लोगों ने उसके ऊपर बहुत भर भर के तनकीद की थी कि ये तमाम चीज़ें हुई हैं। दानियाल साहब, अभी आपने सुना वो कहते हैं कि ये सारा कुछ उनका किया धरा है, किसी के इल्म में नहीं था ये सब। और आप तो खैर जुलाई 2023 का भी कह रहे थे कि उस वक्त भी कुछ कंट्रोवर्शियल फैसले शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किए थे। रिजर्व सीट का मामला भी अब आपके सामने है। क्या ये अब जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई को, क्या होने जा रहा है? मेजॉरिटी में कोई हिलजुल हो सकती है क्योंकि चंद ही सीटों की बरतरी है मौजूदा गवर्नमेंट को सेटअप को? मेरे ख्याल में जी अभी जो गंदम के ऊपर तो मैंने तफसीली बात कर दी है। जहाँ तक अभी की बात है ये रिजर्व सीटों वाली, इसमें क्लियरली जो मुझे समझ आ रही है कम अज़ कम कि ये एक किस्म की आप समझते हैं कि अपीज़मेंट है कि जो हम पहले ये बातें सुनते रहे हैं मुख्तलिफ नेगोशिएशंस की, तो पीटीआई की जानिब से ये बात सामने आई कि जी पहले आप हमारी जो चोरी की हुई सीटें हैं वो तो वापस करें तो फिर कोई नेगोशिएशन या बातचीत हो सकती है। तो उसमें मेरे ख्याल में ये शायद पहली किश्त है और ये सारा कुछ अमल जो है ये जो IMF की टीम आने से पहले आप देखेंगे शायद कि ये मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जब IMF तशरीफ़ लाएगी तो वो अपोजिशन से भी मिलती है, गवर्नमेंट से भी मिलती है। तो अगर वो ना हो पाया या उनको वहाँ से नेगेटिव रिस्पांस मिला, आप कह रहे हैं कि IMF को इम्प्रेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और उसके लिए पीटीआई को कुछ हद तक स्पेसिफाई किया जाएगा कि ये तो हमने कर दिया है जी, जो फौरी हो सकता था। बाकी ट्रिब्यूनल्स में है वो भी साथ साथ इंक्वायरियाँ होकर चलती रहेंगी और देखें चीज़ें जो है ना वो सही सिमत में जा रही हैं और इस तरह से करके दिखावे के लिए या जैसे भी है, और फिर हम देखेंगे कि पीटीआई क्या रिस्पांस देती है। और आपका क्या माइंड है दानियाल साहब? अगर आपका झुकाव कहाँ है? खाकान साहब भी माशाल्लाह अपनी सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं और पीटीआई के साथ भी आप काफी मुमासलत व्यूज में तो रखते ही हैं। मेरा दिलचस्प सवाल आपने पूछ लिया। देखें हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है ना, जो नौजवान पौध है, पिछले 20 बरस में मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया 10-15 बरस से आ गया है, एक पूरी पौध जवान हुई है
और वो पाकिस्तान को दुनिया में कैसे देखती है? वो देखती है हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क जहाँ जंग लगी रही है, श्रीलंका जैसे मुल्क जहाँ दिवालिया निकल गया है, वो हमसे कदरे बेहतर हो गए हैं 2-2.5 सालों में। इंडिया कहाँ को कहाँ जा रहा है, और पाकिस्तान जो है उसको जो है ना तस्वीरों वाले आटे के थैले आप बांट रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि जी ये लंगर खाने ले लें, कभी आप कहते हैं कि जी ये मोटरसाइकिल बांट दें, कोई कहता है जी ये सोलर पैनल बांट दें। तो आपका क्या ख्याल है? तो इस तसलसल में तो आपने पीटीआई पे भी तनकीद की है लंगर खानों वाली। एक मिनट मेरी अर्ज़ तो सुनो, जो असल बात है वो तो समझ लें कि क्या आपका क्या ख्याल है कि ये चीज़ें बांटने से या जो रिलीफ का नैरेटिव है इससे पाकिस्तान इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाएगा, एशिया में एशियन टाइगर बन जाएगा? हरगिज़ नहीं। ये तमाशा है, तमाशबीनी है, डंग टपाओ पॉलिसी, चेपियां लगा के गुजारा करने की बातें हैं। जो असल बात है वो तो पाकिस्तान की आवाम सुनना चाहती है। क्या असल बात है? कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक पावर हाउस कैसे बनेगा, कैसे ये नौजवानों को नौकरियां मिलेगी, कैसे पाकिस्तान जो है अपने मुकाबल जो पड़ोस में जितने मुल्क हैं इनकी आंखों के आंख डालने में काबिल होगा। गवर्नमेंट कह रहे हैं सर 10 अरब की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ये क्या आपका क्या ख्याल है, ये लंगर खानों या मोटरसाइकिल बांटने से होगा? मेरा मतलब अकल दंग रह जाती है ना कि कितना बेवकूफ़ आपने बनाना है, और लोग होने के लिए तैयार भी नहीं। आपने हवा में ट्रेनें चला दी और आपने रिजल्ट देख लिया लाहौर का, अब आप हर घर को हेलीकॉप्टर बांट दें। तो ये रेवड़ियाँ बांटने से अब काम नहीं चलना। हमारी इलेक्ट्रेट ग्रेजुएट कर चुकी है। ये नालियाँ गलियाँ वगैरह जो बांटते रहे हैं और 30 साल गुजारा करते रहे सियासत पे। यानी आप देखें सितम ज़रीफ़ी कि हमारे ही आने वाली नस्लों को कर्ज में डुबा के, यानी हर बच्चा जो पैदा होता है वो इस वक्त पाकिस्तान में 2,80,000 रुपए का कर्जदार है। 2,80,000 का हर बच्चा जो पैदा हो रहा है पाकिस्तान, तो उस इन्हीं हमारी नस्लों को कर्ज में डुबो के तो समझते हैं कि हमें रेवड़ियां बांट के हमें पैसे नहीं। वो तो मरियम नवाज साहिबा तो कहती है ये रेवड़ियां, इस तरह की कारकर्दगी कभी भी किसी ने नहीं देखा। ये सारी रेवड़ियां और ये मैं आपको बताऊं। आप क्यों हंस रहे हैं भाई नईम साहब? मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपका क्या वाकई ये ख्याल है कि ये रेवड़ियां, कितनों को आटे का थैला मिल गया होगा लाइन में लग के, कितनों को आप मोटरसाइकिल बांट देंगे? क्या मोटरसाइकिल बांटने से वो क्या दुनिया पे आ जाएंगे या इंडिया के मुकाबले में हम खड़े हो जाएंगे? ये क्या मतलब फरेब और मतलब कम सोच है ये। पाकिस्तान को लाएं मैदान में, पाकिस्तान को वो पॉलिसी दें। अगर आपके पास सोच नहीं है तो साइड पे हों। दोनों से ये वाली बात करते हैं, साइड पे होने को तैयार है। निहाल साहब की जमात तैयार, पंचोता साहब की जमात तैयार है। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन। वेलकम बैक नाजरीन। नईम पंचोता साहब ने अभी ब्रेक के दौरान हमसे एक बात की और दानियाल साहब से भी बड़ी गुफ्तगू हुई। मेरी कोशिश होगी कुछ सम पार्ट ऑफ इट शुड बी ऑन एयर। तो नईम साहब ने वैसे ये शेयर किया है कि शायद डी नोटिफाई कर दे इलेक्शन कमीशन। फिर वो बात सही है कि शायद आपकी जो कुर्बतें हैं अमेरिका के साथ, और अभी कोई वफ्द भी मिला है पीटीआई का डोनाल्ड ब्लूम से, तो उस वक्त आप कहते थे अपोजिशन वालों का क्या काम है अमेरिका के सफ़ीरों से मिलने का। बट आई थिंक इशारा शायद काम कर रहा है, क्योंकि अभी दानियाल साहब ने कहा ना कि IMF के आने से पहले उनको दिखाया जाएगा कि सियासी इस्तेकाम आ चुका है, और वो आपको थोड़ा सा ना जैसे थपकी देके और पैसिफाई करके दिखाया जाएगा। आपको थपकी मिल रही है? देखें, कोई ऐसी बात नहीं है। दफ्तर खारजा की तरफ से दावत मिली थी मुलाकात के लिए, और फिर उसके ऊपर हमारा वफद वहाँ पर जाकर। दफ्तर खारजा ने आपको, इसहाक डार साहब की वजारत ने आपको? उनकी तरफ से जी, उनकी तरफ से, अमेरिका का जो है, ठीक है जी, एम्बेसी ने। अच्छा, एम्बेसी ने दावत दी थी आपको? हाँ। उन्होंने दावत दी थी और उस दावत के ऊपर जो है वो गए हैं और जाकर मुलाकात हुई। अब देखें, इमरान खान साहब का हमेशा ये एक मौक़िफ़ रहा है कि अगर अमेरिका भी है ना तो हम बतौर ब्रदर, एक भाई के तौर पर एक दूसरे के साथ रहें। हम ये नहीं हो सकता कि कोई हमें ये कहे कि उसने हमें कर्जा दिया तो हम उसके गुलाम हो गए। बराबरी की बुनियाद के ऊपर तलक एक और चीज़ होती है, गुलामी एक और चीज़ होती है। तो गुलामी तो किसी की भी नहीं की। लेकिन आप कहते थे ना कि क्या काम है मिलने का अपोजिशन वालों का, क्योंकि उस वक्त भी तो वो कहते थे हमें बुलाया है, और आप भी कहते थे कि ये अपोजिशन जो आपके MNAs नाराज जो MNAs थे उनको बुलाया जाता था अमेरिकन एम्बेसीज में। देखें, दो फ़र्क है ना जी। हाँ। उस वक्त उन्होंने मुलाकात की, नवाज शरीफ साहब ने भी बाहर मुलाकातें की, लेकिन उस सूरत हाल के अंदर क्या हुआ? उस सूरत हाल के अंदर ये हुआ कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकातें करके और डील की, और डील के ज़रिए वहाँ यहाँ पर आकर नाफिज हुए। 4 हफ्ते का टाइम लेकर गए थे, 4 साल बाद वापस आना, और फिर प्रोटोकॉल, और फिर जिस तरह से पहले ही कहा गया कि नून लीग आ रही है, नवाज शरीफ साहब बन रहे हैं, और फिर वही किया कि वो खुद सारे हल्के हार गए और फॉर्म 47 में उनको जितवा के नवाज शरीफ को तो नहीं बनाया लेकिन उनके भाई को बना दिया गया। तो ऐसी सूरत हाल यहाँ पर नहीं होगी। अच्छा, नहीं होगी। डील वाला जो लफ्ज़ है ना, नफरत है इमरान खान साहब को इससे। हमेशा वो जब भी मुलाकात होती है कहते हैं कि ये
भूल जाएं कि मैं किसी से डील करूंगा, क्योंकि ना मैं करप्ट हूं, ना मैं चोर हूं, ना मैं मेरे कोई इस तरह के इंटरेस्ट हैं या मैं कोई इनसे ब्लैकमेल हूँगा। क्योंकि खान साहब देखिए उनका बिल्कुल साफ शफाफ सारा कैरियर है। अगर केसेस की बात की जाए तो खान साहब के ऊपर जितने केसेस बनाए गए हैं, जो भी इस हाई कोर्ट में आता है, तोशाखाना देख लें, सज़ा मुअत्तल होगी, उसके अंदर कुछ था ही नहीं। साइफर केस के अंदर अदालत ये कह रही है कि अगर ये समझ लिया जाए कि साइफर ओरिजिनल था और गुम हुआ है, तब भी 2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं बनती थी। तो इस तरह के केसेस हैं। इद्दत केस देख लें, इखलाकियात से गिरा हुआ कितना मतलब एक ऐसा केस बनाया गया जिसमें उनकी बीवी को यानी कि उनके फैमिली को टारगेट किया गया है, और उसमें आपने देखा होगा कि जना के ऊपर सजाएं हुई हैं, लेकिन आपने नहीं देखा कि इद्दत डील वगैरह का कोई तासुर आप जो है वो बाय नहीं कर रहे। डील वाला कोई नहीं है। और दूसरी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमारा हक था। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अवाम की जो राय है ना वो बड़ी अहम है, और अवाम का जो मैंडेट है वो जिसको मिला है उसका हक है। आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? उन्होंने आपको और मरियम नवाज साहिबा या PMLN की गवर्नमेंट को दानियाल साहब ने एक ही तरह से काउंट किया है। वो कहते हैं इन सब चीजों से गिमिक्स हैं अवाम के आगे, कि आप उनको ये इस तरह से चिंदी चोरी की तरह आप उनको कभी बाइकें दे रहे हैं, कभी उनको क्या दे रहे हैं। वो मुस्कुरा इसलिए लंगर खाने आप, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने एक जो है पुलिस की वो वर्दी पहनी और पुलिस वालों की फैंटी कल वो ख्वाजा सराव ने लगाई। इसी तरह से आज की मैं देख रहा था कि कोई कह रहा था कि डॉक्टर का लिबास पहना है, तो वहाँ मेरा ख्याल में कहीं डॉक्टरों को न मरवा दें। और यही सूरत हाल है कि आज मुल्क के अंदर कानून नहीं है। आप देख लें कि भावल नगर में पुलिस के ऊपर किस तरह जाकर एहलकार आर्मी के जो हैं वो जाकर हमला करते हैं और उनको मारते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उल्टा वो माफ़ी मांग रहे हैं पुलिस वाले। वो किसकी सुपरविजन में? ना कोई कानून है, ना कोई इनके पास पॉलिसी है, ना इनके पास फ्यूचर प्लानिंग है। फेल हो चुके हैं। आपको भी साइड पे हो जाने की टिकटॉक बनानी है और उससे लगेगा कि बड़ा फ्यूचर देखें जी, बड़ा जबरदस्त काम प्रैक्टिकली निहाल साहब हर चीज के ऊपर सिवाय नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाने की, उनका नाम लगाने की, कोई और चीज तस्वीर से भी हुकूमत नहीं चलती। योर टेक प्लीज। बात सर ये है कि मेरे भाई कह रहे थे डील की बात, तो इमरान खान उनका बैठ गया और इनके लोगों का गला बैठ गया चीख चीख के कि हमसे आओ, डील करो, इस्टेब्लिशमेंट आओ, एजेंसियां आओ, आटे की एजेंसी आओ, सीमेंट की कोई तो एजेंसी आ जाए हमसे, राशन की एजेंसियां डील ही चाहते हैं। और इनके 2018 की जब RTS बैठाया गया तो भी डील हुआ था। तो ये तो डील के PhD हैं, और ये डील के तहत पार्टी बनी थी, डील के तहत पार्टी चलाई गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सबको पता है। और ये तो अदालतों में भी बाद ऑब्जर्वेशन में, बाद हुक्मनामे में, इवन जजेस ने भी ये कह दिया, सबने कबूल भी कर लिया कि हाँ जी देयर वाज ए डील। तो ये डील पे यकीन रखते हैं। और आज भी ये अवाम पे भरोसा नहीं है। ये कहते हैं कि हम डील पे, क्योंकि अवाम ने इनको रिफ्यूज कर दिया है। 2013 से पाकिस्तान को इन्होंने ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ। दिखे अभी दानियाल साहब कह रहे थे मुल्क में कैसे तरक्की आएगी। मुल्क की तरक्की के लिए मैं एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला समझता हूँ। वो तरीका क्या है? कंटिन्यूटी और कनेक्टिविटी। हमारे मुल्क में क्या होता है कि कंटिन्यूटी भी डिसकंटिन्यू हो जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी माशी प्रोग्राम हो, और कनेक्टिविटी को भी डिसकनेक्ट कर दिया जाता है, और साथ उसके गुड गवर्नेंस हो। आप देखें अगर 2013 से 2018 2017 की PMLN की गवर्नमेंट को देखें तो हम 5.8 पे पहुंचे हुए थे। उस वक्त हमारे पास रोजगार के मौके आ रहे थे, रिजर्व भी बेहतर हो रहा था, CPEC जैसे मंसूबे भी आ रहे थे, पाकिस्तान में डॉलर भी अपने कंट्रोल में था। अच्छा, एक बात का फिर जवाब प्लीज दीजिएगा निहाल साहब। अभी आप ये सारी बात कर रहे हैं जिन्होंने कंटिन्यूटी तोड़ी, जिन मियां साहब के बकौल, मतलब जिन लोगों ने, फैज हमीद के नाम है, जनरल बाजवा का वो कई दफा नाम ले चुके हैं, उनके ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आप कोई थोड़ा सा कोई आप दमखम दिखाएं। गवर्नमेंट की अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, जो कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें भी कोई, उन्होंने कहते हैं वक्त जाया किया है, ऐसी रिपोर्ट आपने दी है सुप्रीम कोर्ट को। आपको सुप्रीम कोर्ट भी तंबी कर रहा है, आप उसके ऊपर तो स्टैंड लेने को तैयार नहीं है आपकी पार्टी सर? नहीं, अभी ये केस सब जुडिस है, आप इंतजार करें, बहुत सारी बेहतरी की तरफ हम हमारे जाएंगे। और देखिए जिसने जिस बात का जिम्मेदार है उसको टास्क में लिया जाएगा। ये तारीख गवाह है, ये कभी कोई जुर्म करके और ये कभी कोई मुल्क को और उसकी सलामती को और उसके खजाने को और उसके लोगों को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा के आगे नहीं बढ़ाए। बहरहाल देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उनके जो हैंग किया था, उनके जो सजा हुई थी उसके 44 साल बाद
तारीख जो है ना वो सदा जरूर देती है, और अभी से तारीख ने सदा देना शुरू कर दिया। कहाँ है साकिब निसार साहब, कहाँ है आसिफ शहीद खोसा, कहाँ है एजाजुल एहसन, कहाँ है अजमत सईद। एस्टेब्लिशमेंट वालों के नाम आप लोग नहीं लेते, यही तो आपसे गिला हो रहा है। निहाल साहब आखिरी जुमला इस पे फरमाते में वाइंड अप करूं। क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ एस्टेब्लिशमेंट वालों के आप लोग नाम नहीं लेते, जिनके मियां साहब नाम लेते रहे हैं हमेशा। मैं तो आप जी बाजवा साहब की भी ट्रायल होगी। देखिए कानून आप तो छोड़ सकते हैं, कोई पार्टी छोड़ सकता है, कोई फर्द भूल सकता है, मगर जो कानून है वो नहीं छोड़ता। अच्छा, वक्त कानून जो है वो पीछा करता रहता है साला साल बरसा बर, और इवेंचुअली इंसाफ होता है। निहाल साहब उसके ऊपर यकीन रख रहे हैं, बल्कि पंजोता साहब की पार्टी को और खान साहब को भी उन्होंने यही तजवीज़ दी है कि आप भी हौसला रखें, जुडिशल कमीशन के पीछे ना छुपें। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, अल्लाह हाफिज़। सुनाओ।